बंगाल में बीजेपी राज, ममता नहीं मान रही हार, बोली हम चुनाव हारे नहीं है, हमें हराया गया, इस्तीफा देने से किया इनकार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव लेंगे मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड, विभागवार करेंगे समीक्षा, 2.5 साल के कार्यकाल पर रहेगा फोकस, भविष्य की योजनाओं का भी होगा प्रेजेंटेशन। मध्य प्रदेश में 15 मई के बाद हट सकती है तबादलों पर रोक, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर प्रस्ताव तैयार, अगली कैबिनेट की बैठक में मिल सकती है मंजूरी, शिक्षा विभाग के लिए होगी अलग ट्रांसफर नीति। नितिन नवीन की नई टीम की कवायद तेज, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की संभावना, नए चेहरों को भी मिलेगा मौका, इसी महीने हो सकता है कार्यकारिणी का ऐलान। यात्रियों की कमी से जूझ रही भोपाल इंदौर मेट्रो, कमाई के लिए बना नया प्लान, अब सफर के साथ कर सकेंगे प्री वेडिंग और बर्थडे शूट, 5 से 7 हजार रुपए प्रति घंटा लगेगा चार्ज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां मध्य प्रदेश में तबादला नीति को जल्द मंजूरी मिल सकती है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर प्रस्ताव लगभग तैयार है, जिसे अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है, जिसके बाद 15 मई से 1 महीने के लिए तबादले खुलने की संभावना है, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग की अलग नीति लागू होगी। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सरकार के 2.5 साल के कामकाज पर फोकस है। सीएम इसको लेकर 8 से 10 मई तक मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड लेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव विभागवार समीक्षा बैठक कर मंत्रियों की उपलब्धियों, कामकाज सहित भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। इस दौरान विभागीय चुनौतियों और फीडबैक पर भी चर्चा होगी। वहीं कैबिनेट विस्तार की अटकलें भी तेज हो गई है, 4 मंत्री पद अभी भी खाली है, विधायकों की नजर विस्तार पर लगी हुई है। और खबर रायपुर से, जहां भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की नई टीम गठन की कवायद जारी है। नई टीम में छत्तीसगढ़ के एक महासचिव बनने की संभावना है। नई कार्यकारिणी का ऐलान इसी महीने होने की संभावना है। वर्तमान टीम में सरोज पांडे और लता उसेंडी उपाध्यक्ष है। छत्तीसगढ़ के नेताओं को इस बार बड़ी जिम्मेदारी मिलने के आसार है। नए चेहरों को भी संगठन में मौका मिलने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा की राष्ट्रीय टीम में राज्य का प्रतिनिधित्व बढ़ने की उम्मीद है। तो देखिए, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की नई टीम गठन की कवायद जारी है। नई टीम में छत्तीसगढ़ से एक महासचिव बनने की संभावना जताई जा रही है। नई कार्यकारिणी का ऐलान इसी महीने होने की संभावना है। वर्तमान टीम में सरोज पांडे और लता उसेंडी उपाध्यक्ष है। छत्तीसगढ़ के नेताओं को इस बार बड़ी जिम्मेदारी मिलने के आसार है। नए चेहरों को भी संगठन में मौका मिलने की संभावना है। भाजपा की राष्ट्रीय टीम में राज्य का प्रतिनिधित्व बढ़ने की उम्मीद है। और खबर गोरखपुर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन जनता दर्शन कार्यक्रम और लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जरूरतमंद का आयुष्मान कार्ड बनवाए। मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिया, हर जरूरतमंद के साथ सरकार खड़ी है। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर प्रवास पर है और इसी दौरान जो है लगातार दूसरे दिन भी जनता दर्शन कार्यक्रम रखा गया। लोगों से मुलाकात की सीएम योगी आदित्यनाथ ने और उनकी समस्याएं सुनी। और मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जरूरतमंद का कार्ड बनवाया, आयुष्मान कार्ड, और मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिया है, हर जरूरतमंद के साथ सरकार खड़ी है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता नरसिंह हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरसिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे दिन भी जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी, क्या कुछ जानकारी? जी पायल जी, हमेशा मुख्यमंत्री का हर माह में गोरखपुर जनता दरबार लगता है। हर बार 200 आदमी लगभग फरियादी आते हैं अपनी समस्या को लेकर। बाकायदे उनको सुबह होते ही मंदिर में दर्शन करते हैं, फिर जनता दरबार में पहुंचते हैं और फिर उनकी समस्या सुनते हैं। और जो भी उनमें कमियां देखते हैं, लापरवाही अधिकारी हैं, तो उनको भी सख्त निर्देश देते हैं कि इनका किसी भी कीमत पर निस्तारण हो। बिल्कुल, तो जो है लगातार दूसरे दिन भी जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया और लोगों की समस्याएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी। आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए नरसिंह।
और खबर लखनऊ से, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पोस्ट सामने आया। जो महिला आरक्षण समस्त विपक्ष ने मिलकर संसद में पास किया है, उसे 2027 के विधानसभा चुनाव में लागू किया जाए। पुरुषवादी भाजपाई और उनके सामंती संगी साथी महिलाओं को आरक्षण के खिलाफ है। जब तक ये घोषणा नहीं होगी तब तक हम ये बात हर हफ्ते जगह जगह उठाते रहेंगे। तो देखिए, लखनऊ से आपको एक खबर दे रहे हैं, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट किया और लिखा कि जो महिला आरक्षण समस्त विपक्ष ने मिलकर संसद में पास किया है, उसे 2027 के विधानसभा चुनाव में लागू किया जाए। साथ ही उन्होंने लिखा कि पुरुषवादी भाजपाई और उनके सामंती संगी साथी महिलाओं को आरक्षण के खिलाफ है और जब तक ये घोषणा नहीं होगी तब तक हम ये बात हर हफ्ते जगह जगह उठाते रहेंगे। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है और जो है लिखा है कि जो महिला आरक्षण समस्त विपक्ष ने मिलकर संसद में पास किया है, उसे 2027 के विधानसभा चुनाव में लागू किया जाए। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि पुरुषवादी भाजपाई और उनके सामंती संगी साथी महिलाओं को आरक्षण के खिलाफ है। जब तक ये घोषणा नहीं होगी तब तक हम ये बात हर हफ्ते जगह जगह उठाते रहेंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता नदीम हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। नदीम, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है और महिला आरक्षण को लेकर ये पोस्ट किया गया है, क्या कुछ जानकारी? हाँ देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी की जो हार हुई है, उसके बाद 2027 के चुनाव ही लागू होने पर महिला आरक्षण में ममता बनर्जी की हार के बाद अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने ये कहा है कि पीडीए आरक्षण को लेकर समाज विपक्ष मिलकर संसद में पास किया है। भाजपा सरकार उसे वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लागू होने की घोषणा करे या कह दे कि वह उसके साथी संगति महिलाओं को आरक्षण देने के खिलाफ है, जिसको लेके अब जिस तरीके से आज अखिलेश यादव आज जो एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता करने वाले हैं, प्रेस वार्ता में क्या कुछ वो घोषणा करेंगे, देखने वाली बड़ी बात होगी। लेकिन सवाल जो है यही खड़ा हो रहा है कि महिला आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर भी पोस्ट किया है और पीडीए की मांग को महिला आरक्षण पर विपक्ष में मिलकर सांसद में संघर्ष पास किया जाए, जिसको लेके अगर बात कर ली जाए तो 2027 का जो चुनाव है वो भी नजदीक है और नजदीक होने के बावजूद अगर बात करें चुनाव में लागू करने की भी अखिलेश यादव ने इसकी घोषणा कर दी है। और साथ ही साथ अखिलेश ने ये भी बोला है कि भाजपा सरकार तत्काल करे, ये कह दे कि पुरुषवादी भाजपाई और उनके संगति साथी संगति महिलाओं को आरक्षण के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये कहना समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव का है। जी बिल्कुल, तो अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। विधानसभा चुनाव 2027 में इसे लागू करने की मांग की है। आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए नदीम। और खबर रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र से है, जहां मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मवेशी चराने गई 12 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया। वहीं बच्चे की चीख पुकार सुनकर जो है आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने देखा तो बच्ची लहूलुहान हालत में मिली। ग्रामीणों ने तुरंत आरोपी को पकड़कर पेड़ से बांध दिया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। घटना से नाराज लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। तो देखिए, मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि रायबरेली से एक खबर, जहां 12 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया। मवेशी चराने गई 12 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां बच्चे की चीख पुकार सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे जो लोग हैं वो पहुंचे और बच्ची को लहूलुहान हालत में देखा। ग्रामीणों ने तुरंत आरोपी को पकड़कर पेड़ से बांध दिया और पुलिस को सूचना दी। और चलिए प्रयागराज से सीएम योगी आदित्यनाथ का रुख करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड
जलबन्धा विन्ध्य हिमाचल यमुना गङ्गा उच्चल जलधितरङ्गा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अब सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान को ग्रहण करें। आधुनिक युद्ध क्षेत्र वास्तविक समय की खुफिया जानकारी, त्वरित निर्णय क्षमता तथा मल्टी डोमेन समन्वय पर आधारित है। नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 का उद्देश्य भारतीय सेना, उद्योग जगत, स्टार्टअप एवं शिक्षाविदों को एक साझा मंच पर लाना है ताकि हम आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त रूप से साकार कर सके। इसी क्रम में इस आयोजन के स्वागत संबोधन हेतु अब मैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सेन गुप्ता, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, सेंट्रल कमांड को आमंत्रित करता हूं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और लखनऊ से आपको खबर दे दें, जहां अम्बेडकर स्मारक में लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत हुई। बाबा साहेब के जीवन और संघर्ष को दिखाएगा और आधुनिक शो 18 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। रोज शाम 7:30 बजे आगंतुक शो देख सकेंगे। 30 मिनट की फिल्म और देशभक्ति गीत इसमें शामिल होंगे। 30,000 ल्यूमेंस के 6 हाईटेक प्रोजेक्टर लगाए गए हैं। हरीश भीमानी की आवाज में जो है कहानी सुनाई जाएगी। नई पीढ़ी को अंबेडकर के विचारों से जोड़ने की पहल, स्मारक में बच्चों के लिए प्ले एरिया भी विकसित होगा। तो देखिए, अंबेडकर स्मारक में लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत होने जा रही है। बाबा साहेब के जीवन और संघर्ष को आधुनिक शो में दिखाया जाएगा और 18 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। रोज शाम 7:30 बजे आगंतुक शो देख सकेंगे। 30 मिनट की फिल्म और देशभक्ति गीत इसमें शामिल होंगे। 30,000 ल्यूमेंस के 6 हाईटेक प्रोजेक्टर लगाए गए हैं। हरीश भीमानी की आवाज में कहानी सुनाई जाएगी। नई पीढ़ी को अंबेडकर के विचारों से जोड़ने की पहल की जा रही है। स्मारक में बच्चों के लिए प्ले एरिया भी विकसित होगा। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता नदीम हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नदीम, अम्बेडकर स्मारक में लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी? हाँ देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लखनऊ के बाबा अम्बेडकर साहब भीमराव अम्बेडकर पार्क सामाजिक परिवर्तन स्थल पर स्मारक लाइट एंड साउंड की शुरुआत होने जा रही है। बाबा साहब के जीवन और संघर्ष को इस शो में जो है दिखाया जाएगा। और आपको बताते चले, करीबन 18 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से ये तैयार हुआ है पूरा प्रोजेक्ट। और रोज शाम 7:30 बजे इसको जो लोग हैं वो शो देख सकेंगे। 30 मिनट तक ये फिल्म और देशभक्ति के गीत में शामिल होगी। करीबन अगर बताया जा रहा है 30,000 ल्यूमिनियस और 6 हाईटेक प्रोजेक्ट इसमें लगाए गए हैं। हरीश भीमानी की आवाज में सुनाई जाएगी। नई पीढ़ी और अंबेडकर के विचारों को जोड़ने के लिए एक ये पहल रची गई है, जिसको देखते हैं स्मारक के बच्चों के लिए भी ये प्ले एरिया भी वहाँ पे विकसित किया जाएगा, जिसको देखते हुए वहाँ के जो बाबा साहब के जो चाहने वाले हैं, बाबा साहब को जो समझने वाले हैं, वो वहां पर पहुंचेंगे और ये शो देखने का पूरी तरीके से जो है प्रयास करेंगे। आपको बताते चले, ये राजधानी लखनऊ में इस बार पहली बार ये ऐसा शो कराया जा रहा है जहां पर जो है रोज शाम 7:30 बजे से ये शो दिखाया जाएगा और 30 मिनट का ये शो होगा। बिल्कुल, तो जो है 18 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ है और जो है इसकी शुरुआत होगी। आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे नदीम। चलिए आगे बढ़ेंगे और लखनऊ से आपको खबर दे दें, जहां विराट कोहली को देखने के लिए लखनऊ वासियों में जबरदस्त उत्साह है। लखनऊ बेंगलुरु के मैच टिकट कई गुना महंगे हुए और न्यूनतम 2,000 और अधिकतम 50,000 तक के टिकट बिके हैं। अभी तक और भी ज्यादा जो है टिकटों के दाम बढ़ सकते हैं और LSU और RCB के बीच कल लखनऊ में शाम 7:30 बजे मुकाबला होगा। विराट के फैंस से पूरा स्टेडियम हाउसफुल होगा। तो देखिए, विराट कोहली को देखने के लिए लखनऊ वासियों में जबरदस्त उत्साह है। लखनऊ बेंगलुरु के मैच टिकट कई गुना महंगे हो गए हैं। न्यूनतम 2,000 और अधिकतम 50,000 तक टिकट बिके हैं और अभी और भी ज्यादा टिकटों के दाम बढ़ सकते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स और
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कल लखनऊ में शाम 7:30 बजे से मुकाबला होगा और विराट के फैंस से पूरा स्टेडियम हाउसफुल होगा। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, संवाददाता नदीम लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। नदीम, विराट कोहली को देखने के लिए लखनऊ वासियों में जबरदस्त उत्साह है और लखनऊ बेंगलुरु के मैच टिकट कई गुना महंगे बिक रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि कल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में मौजूदा सीजन जो IPL यानी कि जिसको कहा जाता है उसका जो है मुकाबला खेला जाएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच ये बड़ा मुकाबला खेला जाएगा, जिसको देखते हुए जो दर्शक हैं, क्रिकेट प्रेमी है, वो पूरी तरीके से अब विराट कोहली को देखने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। क्रिकेट प्रेमी लगातार जो है, अगर बात कर ली जाए क्रिकेट की, तो अब जो सोल्ड आउट भी क्रिकेट जितने भी टिकट हैं वो भी जो है पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो गए। इस मैच का आकर्षण होने के बाद दिग्गज भारतीय क्रिकेटर जो विराट कोहली हैं उसको देखने के लिए ऐसी लोकप्रियता एक बार फिर से सब पर भारी पड़ रही है, जिसको देखने के बाद अब जो क्रिकेट प्रेमी में वो पूरी तरीके से इच्छुक हो गए हैं। लगातार अगर प्राइस की बात कर ली जाए तो इस बार जो टिकट का प्राइस है वो भी जो है, अगर 500 रुपए जो टिकट होता था वो करीबन दो गुना दुगना हो गया है, जिसको देखते हुए अगर बात कर ली जाए तो करीबन इस रेट की बात कर ली जाए तो 2000 से 50,000 रुपए तक इस बार की टिकट की बिक्री जो रखी गई है। ये सबसे महत्वपूर्ण मैच बताया जा रहा है, क्योंकि देखा जाता है कि अंदाजा इससे ये लगाया जाता है कि LSG RCB मैच के सभी टिकट पहले ही बुक हो चुके थे। अब ये हाल में जो मुकाबले होने वाले हैं, जिसको देखते हुए 2000 से 50,000 रुपए तक का टिकट इतना महंगा हो गया है। लेकिन अगर बात कर ली जाए, विराट अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल में ही उन्होंने करीबन 9,000 रन पूरे कर चुके थे। उसके बाद लोकप्रियता के प्रदर्शन दोनों पर दर्शाता है। इकाना स्टेडियम में इस बार अब तक 4 मैच खेले जा चुके हैं, लेकिन पहली बार किसी मुकाबले में करीबन 4 से 5 दिन सारे टिकट जो है पूरी तरीके से बिक चुके हैं। पिछले अगर बात कर ली जाए, इसके पीछे विराट कोहली की एक लोकप्रियता का सबसे बड़ी वजह जो है यही निकल कर आ रही है। लेकिन अब ऐसा दिन लखनऊ का आ गया है, जिससे कि अगर बताया जा रहा है कि स्टेडियम की जो क्षमता है वो करीबन 50,000 दर्शकों की क्षमता है, उसके बावजूद ही पूरी जो है टिकट जो है सोल्ड आउट हो चुके हैं। जो क्रिकेट प्रेमी है उसमें उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी से ही इकाना स्टेडियम में जो है लगातार क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ जो है बढ़ती जा रही है। फिलहाल कल 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और RCB के बीच एक कड़ा मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में फाइनल खेला जाएगा। बिल्कुल, तो जो है कल शाम 7:30 बजे से मुकाबला होगा लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में, और विराट कोहली को देखने के लिए लखनऊ में भारी भीड़ जो है स्टेडियम में जो है उमड़ सकती है। आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए नदीम और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबर मैनपुरी से है, जहां एक प्राथमिक विद्यालय की छात्रा के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़ित के पिता का आरोप है कि विद्यालय में सहायक अध्यापिका ने उनकी बेटी को बेरहमी से डंडों से पीटा, जिससे उसे गंभीर चोटें आई है। वहीं पीड़ित के पिता का कहना है कि उनकी पुत्री पहाड़ा ठीक से नहीं सुना पाई, जिसके कारण उसे इस तरह की सजा दी गई। उन्होंने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए संबंधित शिक्षिका के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले पर सहायक अध्यापिका वंदना ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह असत्य है। वहीं मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासन पर निष्पक्ष जांच का दबाव बढ़ गया है। ये शिकायत है, हमारी बच्ची को मास्टर ने मारा, हमारे मैडम ने। बच्ची कक्षा 1 में पढ़ती है, प्राइमरी पाठशाला भामत। बच्चे ने 2 का पाला नहीं सुना पाया। मेरी बच्ची का इंसाफ चाहिए। जिला ये शिकायत है, हमारी बच्ची को मास्टर ने मारा, हमारे मैडम ने। बच्ची कक्षा 1 में पढ़ती है, प्राइमरी पाठशाला भामत। बच्चे ने 2 का पाला नहीं सुना पाया। मेरी बच्ची का। और खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के नेतृत्व में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। वहीं पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बता दें कि अलग अलग स्थानों पर हुई इस कार्रवाई में कुल 7 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये सभी बदमाश एक दिन पहले जल जीवन मिशन के गोदाम में लूट की वारदात में शामिल थे। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूटी गई पीतल की टूटियां बरामद की है। वहीं मुठभेड़ों के बाद घायल बदमाशों को उपचार के लिए CHC में भर्ती कराया गया है। पुलिस के द्वारा लाए गए हैं, CHC D से रिकॉर्ड हैं। तीनों युवक के पैर में चोटें हैं।
तीनों लोगों को भर्ती करके उनका इलाज किया गया। लगभग 2 बजे के आसपास 8 से 10 बदमाशों को द्वारा जल जीवन में एक गोदाम में रखी हुई पानी सप्लाई की पीतल की टोटियों को लूटा तथा वहां पर 2 चौकीदारों को घायल कर दिया। गोदाम से लूटे हुए माल को लुटेरे बेचने की फिराक में है, जिस संबंध में थाना क्षेत्र डीह में नाकाबंदी के दौरान रात्रि गश्त एवं चेकिंग की जा रही थी, जिसमें एक संदिग्ध कार आती हुई दिखाई दी, जिसको रोकने का प्रयास किया, जिसमें 2 बदमाशों के द्वारा पुलिस के फायर किया तथा पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है तथा पूरे घटनाक्रम में 3 अभियुक्त घायल हुए तथा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और खबर सोनभद्र से, जहां निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। निजी अस्पताल में परिजनों ने हंगामा किया। गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत का आरोप है। पेट दर्द और उल्टी की शिकायत पर परिजनों ने महिला को भर्ती कराया। अस्पताल में चिकित्सक ने भर्ती कर इलाज शुरू किया था। घटना के वक्त अस्पताल में चिकित्सक नहीं थे। महिला की मौत के बाद अस्पताल के स्टाफ जो है फरार हो गए और सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। रॉबर्ट्सगंज स्थित निजी अस्पताल की घटना बताई जा रही है। तो देखिए खबर सोनभद्र से है, जहां निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। निजी अस्पताल में परिजनों ने हंगामा किया। गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत का आरोप है। पेट दर्द और उल्टी की शिकायत पर परिजनों ने महिला को भर्ती किया था। अस्पताल में चिकित्सक ने भर्ती कर इलाज शुरू किया था। घटना के वक्त अस्पताल में चिकित्सक नहीं थे। महिला की मौत के बाद जो है अस्पताल का स्टाफ फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। रॉबर्ट्सगंज स्थित निजी अस्पताल का मामला बताया जा रहा है। सर, हम लोग इस बच्ची को जो है स्वस्थ लेकर वहाँ के कराही से यहाँ हॉस्पिटल में आए थे और यहाँ आने के बाद जो है लड़की बोलती डोलती थी एकदम जो है। और बोलते डोलते जब हम लोग एडमिट किए तो डॉक्टर बोले कि चलिए अच्छा ठीक हो जाएगी, हम लोग एडमिट कर दे रहे हैं। और इसके बाद जो है कि स्थिति जो है 12 बजे के बाद इसको जो है बिगड़ने लगी। बिगड़ते बिगड़ते लड़का हमारा गया जो है डॉक्टरों के पास, तो एक भी डॉक्टर नहीं थे। और उसके बाद जो है ऐसा करते करते जो है अब स्थिति बिगड़ती गई। इसके बाद जो है सुबह हो गया सर। इसके बाद डॉक्टर कोमल सिंह को हम बार बार सर 12 बजे से फ़ोन कर रहे थे। वो ससुराल में पहुँचे हैं, जो उनके साले की शादी है सर, और हमारा फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं वो। इसके बाद जो हम सुबह हमारा लड़का फ़ोन किया कि जो है चाचा आइए, स्थिति जो है बहुत गड़बड़ होती जा रही है। तो हम लोग आए तो जो है ये सब सुबह 6 बजे लेके ICU में गए थे। ICU में जाने के बाद जो है वहाँ डेथ कर चुकी थी। प्रॉब्लम सल ये थी कि वो उल्टी और पेट में दर्द था, यही समस्या थी। अब वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो वो दम तोड़ दी थी जो है ऊपर ICU में। और सिवनी के लखनादौन में जनसुनवाई के दौरान किसान ने नेशनल हाईवे किनारे अपनी जमीन पर कब्जा, अवैध प्लॉटिंग और खनन की शिकायत की। किसान का कहना था कि बिना अनुमति के खनन कार्य किया जा रहा है, जिसकी शिकायत भी माइनिंग विभाग से की गई पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कलेक्टर नेहा मीना ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो लखनादौन में जमीन कब्जा और अवैध प्लॉटिंग का आरोप है। किसान ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। सेवन में जो ज़मीन बेची गई थी मेरे द्वारा, मेरे पापा के द्वारा, उस ज़मीन में यहाँ पे जो 34 नेशनल हाईवे निकला है उसमें अवार्ड में उनका नाम नहीं आया। रमेश चौहान जबलपुर के हैं वो। मेरे नाम की जो ज़मीन है उसमें कब्जाधारी आज वो मुरम अवैध खनन चल रहा है उसमें, जिसकी मैंने 181 भी लगा चुका हूँ। उसके बाद आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ पे एग्रीमेंट मतलब सिंडिकेट चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा उन्होंने जो है एग्रीमेंट में ज़मीन किसी और को दे दिया गया है और NH से मतलब 34 के बाजू से जो प्लाटिंग की जा रही है कोई उसकी परमिशन नहीं है, कुछ नहीं है। खनिज विभाग में भी मैंने आवेदन दिया हूँ, 181 भी लगाया हूँ, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके पास अगर कोई ऐसा केस है इन पर्टिकुलर तो आप संज्ञान में लाइए। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं, कोई भी अवैध काम होता है उसके विरुद्ध जो नियम है उसके अनुसार कार्रवाई। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।